हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो हम डिस्कस कर रहे थे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट किए गए टीजीटी आर्ट्स कमीशन के एग्ज़ाम को, जो कि हेल्ड हुआ था 2018 में और जिसका पोस्ट कोड था 631। तो इस एग्ज़ाम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने हिमाचल की जीके और इसका इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो अभी नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर पार्ट 1 करके लिंक दिया गया होगा, उस पर क्लिक करके पार्ट 1 की वीडियो को देख लें। तो बात करें पार्ट 2, यानी कि आज हम इसका जीएस का सेक्शन, इसका हिंदी का सेक्शन और इसका रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस करेंगे। जीएस सेक्शन की बात करें तो ऑल अराउंड इसमें जीके जो है वो हम कवर करेंगे, जिसमें हम मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हिंदी सेक्शन की बात करें उसमें हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और रीजनिंग सेक्शन में भी हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम जीके सेक्शन से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 111 से, द चालकोलिथिक और स्टोन कॉपर फेस कंटिन्यूड अप टू अबाउट। चालकोलिथिक अथवा पाषाण ताम्रकाल जारी रहा था लगभग, तो ये जारी रहा था 800 BC तक। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 112, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पन साइट ऑफ। चावल की खेती के लिए हड़प्पा स्थान के लिए संबंधित रही है। तो चावल की खेती के लिए हड़प्पा स्थान कौन सा संबंधित रहा है, तो ये रहा है लोथल। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर लोथल की बात करें तो ये गुजरात राज्य में अवस्थित है। तो लोथल के बारे में कुछ और जानकारी दें तो सिंधु घाटी सभ्यता में इसको गोदीबाड़ा पतन कहते थे, यानी बंदरगाह कहते थे। तो यहाँ से जो है वो चावल के अवशेष मिले थे, यहाँ से अग्निकुंड के अवशेष मिले थे, हाथी दांत मिले थे, घोड़े की मृण मूर्ति या फिर मिट्टी की मूर्ति मिली थी। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगर बात कर लें ऑप्शन नंबर ए की, कालीबंगन की, कालीबंगन जो है वो राजस्थान राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ से काली चूड़ियाँ, भूकंप के प्रमाण और जुते हुए खेत मिले हैं। और अगर बात कर लें रोपड़ की, ऑप्शन डी रोपड़ की, तो रोपड़ जो है वो मतलब वर्तमान पंजाब राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ से जो है वो तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ पर मिली थी, तो ये मिली थी रोपड़ में। और आज़ादी के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा था, तो ये था रोपड़। ये वाला भी पॉइंट आपको नोट रखना है। आज़ादी के बाद खोजा गया पहली साइट कौन सी थी, हड़प्पा साइट, तो ये थी रोपड़। बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 113, द ऋग्वेदा कंटेन्स, तो ऋग्वेद में निहित है, तो ये है ईश्वर के सम्मान में ऋचाएँ। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 114, द चीफ डिटी ऑफ द संगम एज वॉज, तो संगम युग के प्रमुख देव कौन थे। तो संगम युग के प्रमुख देव कौन थे, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, मुरुगन। मुरुगन जो है वो संगम युग के प्रमुख देवता थे। तो संगम युग की बात करें तो संगम युग का काल 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक रहा था। 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक रहा था। तो इस काल की बात करें तो संगम काल के लोग जो है वो किस पक्षी को शुभ मानते थे, तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कि संगम काल के लोग किस पक्षी को शुभ मानते थे, तो ये मानते थे कौवे को। कौवे को जो है वो शुभ मानते थे। तो संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था वेनीगार। ये वाला भी एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था वेनीगार। ये वाले पॉइंट आपको नोट रखने हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 115 है, हुएनसांग डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ कंबोज एज, तो हुएनसांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया, सो ये किया उसने ऑप्शन डी राजपुरा के रूप में। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर बात करें कंबोज की, तो कंबोज जो है वो 16 जनपदों में से एक था कंबोज। तो कंबोज की अगर राजधानी पूछ लें तो ये उस टाइम राजधानी थी हाटक, या फिर आप कह सकते हो राजपुर या फिर हाटक। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 116, द ट्रीडेंट शेप्ड सिंबल ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट, तो द ट्राइडेंट सिंबल शेप्ड बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित नहीं करता।
सो यहाँ पर आपको बेसिकली ये पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से कौन सा यहाँ पर रत्न नहीं है। तो त्रिरत्न तो यहाँ पर हो जाएंगे बुद्ध, धम्म और संघ। तो यहाँ पर बच गया निर्वाण, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, वर्तमान नेपाल में। ये वाले आपको पॉइंट नोट रखने हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हमें ज्ञान प्राप्त होता है त्रिपिटक से, त्रिपिटक। और अगर त्रिपिटक की बात करें तो त्रिपिटक में तीन आते हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्भ पिटक। तो ये वाले पॉइंट आपको नोट रखने हैं। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 117 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सी पोर्ट इन मॉडर्न टाइम्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्य के काल में समुद्र पतन नहीं था। तो यहाँ पर जो है वो ताम्रलिप्ति भी था, भारूकच्छा भी था और सुपर का भी था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। पैटर्न जो था वो नहीं था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 118 की, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन थिएटर बाय इंट्रोड्यूसिंग द यूज़ ऑफ कर्टेन। तो यवनिका प्रयोग की शुरुआत द्वारा भारतीय रंगमंच यानी कि थिएटर के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये जिम्मेदार है ऑप्शन सी ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द संख्या सिस्टम वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया था, तो ये किन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये किया गया था कपिल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 120, हरिशेन इज़ द ऑथर ऑफ। तो हरिशेन लेखक हैं, तो ये हरिशेन कौन थे। तो सबसे पहले तो गुप्त साम्राज्य में शासक था समुद्रगुप्त। तो हरिशेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। और हरिशेन जो है वो लेखक थे, तो ये लेखक थे इलाहाबाद प्रशस्ति लेख के। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर एरन प्रशस्ति की बात करें तो ये भी गुप्त काल से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 121, द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट किंगडम वॉज। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे ऑप्शन डी दंती दुर्ग। और एक एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट राजाओं की राजधानी कौन सी थी। तो इनकी राजधानी थी मान्यखेत। तो मान्यखेत जो है वो वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है, वर्तमान शोलापुर के निकट यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 122, द सुहारवर्दी ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश्ड मेनली इन। तो सुहारवर्दी संघ मुख्यतः स्थापित किया गया था, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी भारत में। उत्तर पश्चिमी भारत में आप कह सकते हो जैसे कि वर्तमान मुल्तान साइड, मुल्तान यानी कि पाकिस्तान साइड। तो अगर इसकी बात करें सुहारवर्दी संघ की यानी कि सुहारवर्दी सिलसिले की, तो ये दूसरा सिलसिला था जो भारत में आया था। और अगर पहले सिलसिले की बात करें तो पहला सिलसिला कौन सा आया था भारत में, तो ये आया था चिश्ती सिलसिला, चिश्ती संप्रदाय। तो अगर बात करें सुहारवर्दी संघ के संस्थापक की, तो ये संस्थापक कौन था, तो ये था शेख जियाउद्दीन सुहारवर्दी। ये आपको पॉइंट नोट रखने हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, 123 क्वेश्चन है, हु री इंट्रोड्यूस द जागीर सिस्टम। तो जागीर व्यवस्था को पुनः किसने लागू किया था, तो ये लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ चौसा इन 1539। तो 1539 में चौसा की लड़ाई में किसने हुमायूं को पराजित किया था। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, शेर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन बंगाल। सो किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की थी, तो ये की थी 1651 में, 1651 में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 126, हु वाज द फाउंडर ऑफ द कूका मूवमेंट। तो कूका आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो ये था ऑप्शन सी भगत जवाहर मल। ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 127, इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वॉज इम्प्रिजन फॉर 6 ईयर्स एंड वॉज सेंट टू। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ था और उन्हें भेज दिया गया था कहाँ पर, तो ये भेजा था उनको मांडले जेल में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया द रेयर्स ऑफ सन आर ऑलवेज। भारत में उत्तरतम भाग में सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं तिरछी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 129,
पटकोई बूम और दफ़ा बूम आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस ऑफ द, तो पटकोई बूम और दफ़ा बूम महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। तो ये कहाँ की श्रेणियां हैं? ये हैं पूर्वांचल की, पूर्वांचल यानी कि पूर्वोत्तर राज्य। तो पटकोई बूम और दफ़ा बूम ये मेनली जो है वो, इनका विस्तार जो है वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 130, द इंडोजेनेटिक प्लेन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, सो भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु गंगा के मैदान उदाहरण हैं। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निक्षेपित मैदान के, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुअरी, निम्न में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी और हुगली। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 132, विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू, तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? सो ये कारण है निवर्तनी मानसून, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल वेयरिंग स्टेट ऑफ इंडिया, सो ये है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल धारक राज्य है? तो ये है असम, और असम में ही है डिगबोई संयंत्र, जो कि फॉर्म कब हुआ था? 1899 में, और इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो ये किया गया था 1901 में। ये वाले पॉइंट आपको नोट रखने हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 134, कोडरमा इन झारखंड इज़ फेमस फॉर, तो झारखंड में कोडरमा जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, अभ्रक खनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ इंडियाज़ कल्टिवेटेड लैंड इज़ अंडर, तो भारत की अधिकांश कृषि भूमि है, तो ये है ऑप्शन डी, स्थानबद्ध कृषि के अधीन, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज़ नॉट सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, तो निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? सो ये है ऑप्शन ए, तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 क्वेश्चन है, सी वेड्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, तो समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो ये हैं ऑप्शन डी, आयोडीन के, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जरावास वॉज अ ट्राइब लिविंग इन, तो जरावास आदिवासी हैं जो निवास करते हैं, तो ये कहाँ पर निवास करते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लिटिल अंडमान में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, तो मुख्य यामियोत्तर गुजरती है, तो 139 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीनविच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रेट कनेक्ट्स रेड सी एंड इंडियन ओशन, तो कौन सा जल संयोजी लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है? सो 140 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, बाब अल मंदेब, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, द ड्राई विंड सांता आना ब्लोज इन, तो शुष्क हवा सांता आना बहती है, तो ये कहाँ पर बहती है? तो ये बहती है कैलिफोर्निया में, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेडरल सिस्टम विच विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भारत के संविधान में अंगीकार किया गया था, तो ये किससे किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, कनाडा से, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 143, प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्यात है? सो 143 का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 169 आर्टिकल के अंडर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 141 है, टू होम इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल, तो मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? सो ये होती है भारत के राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 145, हु डिसाइड वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, तो कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है अथवा नहीं है, तो यह कौन निर्णित करता है? तो ये निर्णित करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट, तो निम्न में से क्या किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? सो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? सो 147 का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी,
243। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 148, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर। तो राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में पारित किया गया था, कब किया गया था पारित? तो ये किया गया था 2003 में। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज सेड टू बी अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सो निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान कहलाता है? तो ये कहलाता है 42 अमेंडमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 42वां संशोधन, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 150 है, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। सो निम्न किस भारतीय राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? सो ये है नागालैंड की, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी मिनिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड एट। तो किसी वस्तु का भार कम से कम हो जाएगा जब उसे रखा जाता है, तो जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर, द सेंटर ऑफ अर्थ, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 152 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के निर्माण के लिए निम्न में से किसको प्रायिकता दी जाती है? तो ये दी जाती है स्टील को, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 153, अ कनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज। तो कनकेव लेंस को, कनकेव यानी कि अवतल लेंस को निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अपसारी लेंस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। तो निम्न में से किसे जो है वो भोर का तारा कहते हैं? तो ये कहते हैं शुक्र को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक बहुलता से पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये हो जाएगी एल्यूमिनियम, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें हमारे अगले क्वेश्चन 156 की, ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो ग्लास को निम्न रूप में उत्तम व्याख्यात किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन सी अति शीतित द्रव, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सुपर कोल्ड लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 157 की, सेलुलोज इज। तो सेलुलोज है एक, तो ये है एक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ये एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। अगले क्वेश्चन की बात करें 158 की, वेक्टर ऑफ काला अजहर डिजीज़। तो काला अजहर बीमारी का वाहक है, तो काला अजहर बीमारी का वाहक कौन सा है? तो यह है सैंड फ्लाई, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 159 की, एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद। तो एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर का संबंध है ऑप्शन ए मधुमक्खी से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मत्स्य का संबंध है पीसीकल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 160 की, द ऑर्गन अफेक्टेड बाय डिप्थीरिया इज। तो डिप्थीरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? सो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीवा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे टॉप 50 एमसीक्यूज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं जीएस के। अब चलिए अब हिंदी के सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो वीडियो को देखेंगे ही। बात करें क्वेश्चन नंबर 161 की, 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या है? सो ये हो जाएगा फूट फूट कर रोना, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निडर में समास है, तो निडर में समास है ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्येत्यका का विपरीतार्थक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी उपत्यका, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है के लिए एक शब्द है, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा अभ्यदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से? सो यहाँ पर इकतारा, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 167, खट्टा का भाववाचक है, सो खट्टा का भाववाचक हो जाएगा ऑप्शन सी खट्टापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक शब्द है, सो यौगिक शब्द है शिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ वर्ण का उच्चारण स्थान है, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास का पर्यायवाची है, सो दास का पर्यायवाची हो जाएगा किंकर, ऑप्शन सी। सो यहाँ पर हमारे हिंदी का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए रीजनिंग वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है, जैसे पुष्प का संबंध पंखुड़ी से है वैसे ही पुस्तक संबंधित है, तो ये है पृष्ठों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्यों से भिन्न है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें तथा दाहिने तरफ से 7वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं? सो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, 104 क्वेश्चन है। शब्द डाउनग्रेडेड के तीसरे, पाँचवें, सातवें तथा 9वें अक्षर से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, बशर्ते कि कोई अक्षर प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार लिखा जाएगा? सो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, यदि वाटर को YCVGT लिखा जाए तो HKTG से क्या लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा फायर, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, सोहन का कक्षा में स्थान ऊपर से 7वां तथा नीचे से 26वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? सो ये हो जाएगा 32, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का वीना से किस तरह संबंधित है? तो वह हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाते हैं तो उत्तर पूर्व क्या होगा? तो ये होगा दक्षिण, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आज बुधवार है तो 84 यानी कि 84 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो ये दिन होगा ऑप्शन सी बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, हमारा अंतिम प्रश्न है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष हो तो पिता की आयु क्या है? सो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा 36 वर्ष, ऑप्शन सी करेक्ट। तो गाइज यहाँ पर हमारे जो है वो पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल हम इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे जिसमें हम साइकोलॉजी और इसका इकोनॉमी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।